जय हिंद दोस्तों और ऑल के इन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की, जहां हिंसा और नफरत का एक ऐसा संकट गहराता जा रहा है जिसने देश के भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आपको याद होगा, जुलाई 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी तो एक नए और बेहतर बांग्लादेश की उम्मीद जगी थी। लेकिन आज करीब 1.5 साल बाद ऐसा लगता है कि वो सारी उम्मीदें कहीं खो गई हैं और हालात तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। ढाका की सड़कों पर एक बार फिर से बेकाबू भीड़ का राज है। लूटपाट, आगजनी, हत्या, ये सब उस अराजकता की कहानी बता रहे हैं जिसने पूरे देश को, आप कह सकते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो सोचना तो पड़ेगा, है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? उम्मीदों से भरा वो सफर इतनी गहरी खाई में कैसे जा गिरा? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? देखिए, हर बड़े आग की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी चिंगारी से ही हुई। एक अकेली घटना जिसने पूरे देश में गुस्से की एक नई और बहुत ही विनाशकारी लहर पैदा कर दी। और वो चिंगारी थी एक उभरते हुए छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या। सोचिए, ढाका में दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई और इस एक खबर ने बांग्लादेश की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से और बहुत ही दुखद था। 12 दिसंबर को नकाब पहने हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मारी। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश हुई, सिंगापुर भी ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। और इसके जवाब में क्या हुआ? बदले की आग में जलती एक भीड़ ने दिप्पू चंद्रदास नाम के एक दलित हिंदू युवक को बेरहमी से जिंदा जला दिया। और नतीजा ये हुआ कि हिंसा की एक ऐसी आग भड़की जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और जो अंतरिम सरकार थी वो बस देखती रह गई, कुछ भी संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। ये सब देखकर ना मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में यही वो बदलाव था जिसके लिए शेख हसीना की कुर्सी छीनी गई थी? क्या लोगों ने एक तानाशाही से बचने के लिए इस अराजकता को चुना था? और ये जो संकट था ना, ये सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं के अंदर ही नहीं रहा। बहुत जल्द नफरत की इस आग ने एक इंटरनेशनल टर्न ले लिया और इसके सेंटर में आ गया भारत। ढाका से लेकर चटगांव तक हर जगह जो प्रदर्शन हो रहे थे, उनका रुख अचानक भारत के खिलाफ हो गया। भारतीय दूतावासों पर हमले की खबरें आने लगीं। एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो यहां तक धमकी दे डाली कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे। और हद तो तब हो गई जब सैकड़ों की भीड़ ने ढाका में भारत के डिप्टी एम्बेसडर के घर को ही घेर लिया। अब जाहिर है, इन सब धमकियों और हमलों पर भारत को भी रिएक्ट करना था, तो भारत ने कड़ा रुख अपनाया। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया और इस पूरे भारत विरोधी माहौल और झूठे प्रचार के खिलाफ एक कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये नफरत की आग इतनी तेजी से फैली कैसे? कौन है जो इस प्रोपेगेंडा की आग को हवा दे रहा है? इसका जवाब छिपा है सरहद के दोनों तरफ चल रहे मीडिया और डिसइंफॉर्मेशन के एक बहुत ही खतरनाक खेल में। एक ऐसा खेल जहां सच की बलि सबसे पहले चढ़ती है। देखिए, हो क्या रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर यह अफवाहें उड़ाई गईं कि हादी के कातिल भागकर भारत में छिप गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, मतलब वो मीडिया जिस पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरें सेंसेशनलाइज करके और कई बार तो झूठी खबरें भी फैलाने लगा। अब बांग्लादेश में इन खबरों को ऐसे देखा गया जैसे ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड हो, जिससे वहां भारत के खिलाफ गुस्सा और भी भड़क। जैसा कि पत्रकार सुहासिनी हैदर कहती भी हैं, ये एक बहुत खतरनाक साइकिल बन गया है जहां भारत का मीडिया खुद ही बांग्लादेश के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहा है और अनजाने में उन्हीं के काम में मदद कर रहा है। और इस प्रोपेगेंडा का सबसे पहला और सीधा निशाना बनी प्रेस की आज़ादी। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े अखबार, प्रथम आलो और डेली स्टार, जिन्हें भारत का समर्थक माना जाता है, उनके दफ्तरों पर भीड़ ने धावा बोल दिया। दफ्तरों में तोड़फोड़ की, करीब 150 कंप्यूटर लूट लिए और फिर इमारतों में आग लगा दी। सोचिए, 27 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि प्रथम आलो अखबार छप ही नहीं पाया। और इसी हमले के बीच फंसी एक पत्रकार जाइमा इस्लाम ने फेसबुक पर जो लिखा वो दिल दहला देने वाला था। मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, तुम मुझे मार रहे हो। अब इस पूरी तस्वीर को अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे हटना होगा। ये जानना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आज की या सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। ये तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की एक सदियों पुरानी एक गहरी बीमारी है। इस रीजन में कम्युनल नफरत और हिंसा का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बस वही नफरत और बंटवारे की राजनीति चलती आ रही है। और ये एक साझा चुनौती है, सिर्फ एक देश की बात नहीं है। भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार, ये सभी देश इस धार्मिक और सांप्रदायिक कट्टरता की आग से किसी न किसी शक्ल में जूझ रहे हैं। सोनिया फेलेरो की एक किताब है द रोब एंड द स्वॉर्ड, जो इस बात को और भी साफ करती है। ये किताब दिखाती है कि कैसे एशिया में बौद्ध धर्म के आसपास भी एक हिंसक और उग्र राजनीति पनपी है। इससे ये साबित होता है कि ये जो कट्टरपंथ है, ये किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और फैली हुई समस्या है। तो इन सब के बाद हम पहुंचते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे अहम सवाल पर। बांग्लादेश का भविष्य क्या है? ये देश अब यहां से किस तरफ जा रहा है? याद कीजिए, वादा क्या था? वादा था शेख हसीना की दमनकारी सरकार को हटाकर एक नया, एक न्याय से भरा बांग्लादेश बनाने का। लेकिन हकीकत क्या है? मोहम्मद यूनूस की लीडरशिप में 1.5 साल से सिर्फ बेबसी, हिंसा और अराजकता है। एक ऐसी स्थिति जहां सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं दिख रहा। और इतिहास हमें एक बहुत कड़वा सच सिखाता है कि अराजकता की स्थिति में न तो भ्रष्टाचार कभी खत्म होता है और न ही न्याय की कोई व्यवस्था बन पाती है। और यहीं पर वो सबसे चुभने वाला सवाल सामने आता है, जिस पर बांग्लादेश के लोगों को सोचना ही होगा। क्या शेख हसीना के खिलाफ अपने गुस्से में वे अनजाने में अपने ही देश को एक और पाकिस्तान बनने की राह पर तो नहीं ढकेल रहे हैं? तो आज का हमारा आखिरी विचार यही है। अराजकता और अव्यवस्था की नींव पे किसी नए और बेहतर समाज को बनाया कैसे जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही बांग्लादेश का मुस्तकबिल तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।